व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए कोट कितनी शानदार है। यहाँ पर बोला गया है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने कितनी गलतियां की हैं या कितने स्लो आप लोग चल रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं। आप लोग हर उस इंसान से आगे हैं जिसने अब तक ट्राई भी नहीं किया है। आप लोगों ने वो कहावत भी सुनी होगी कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखिए गुमराह तो वो हैं जिन्होंने अब तक ट्राई ही नहीं किया है। आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग बहुत आगे हैं फिर भी उस इंसान से जिसने अब तक ट्राई भी नहीं किया है। तो देखिए कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। उनका मेंस होने वाला है। तो अभी ये आप लोगों का वनडे खत्म हुआ है, ठीक है। तो वनडे अभी खत्म हुआ है, अब आगे टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए जितना हो सकता है। और जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और खुश हो जाइए कि हमको एक अच्छा चांस मिल गया, अब की बार और अच्छे से ट्राई करेंगे। तो देखिए हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। अब आपके पास में फुल टाइम है, अच्छे से ट्राई कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। एक इंसान है जिसका सिलेक्शन हो गया है, एक इंसान है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोनों में बस जरा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन पेपर दोनों के सामने एक जैसे ही होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दोनों को नहीं आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि दोनों को आते हैं। पर जो से क्वेश्चन दोनों को नहीं आते हैं उन क्वेश्चनों पे हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये जरा सा डिफरेंस है। एक इंसान है जिसका सिलेक्शन हो गया है, वो बोलता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, फिर भी पेशेंस रखता है अपने माइंड में और बोलता है कि मैं इनको ट्राई करूंगा, रीजनेबल एनालिटिकल थिंकिंग लगा के मैं देखूंगा कि किस तरीके से इनका आंसर निकाला जा सकता है। दूसरा इंसान जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो हड़बड़ा जाता है कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे से होंगे ही नहीं, ये क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं है, अब मेरा एग्जाम में क्या होगा। तो जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि प्रॉब्लम को देखने का नजरिया क्या है, और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आइंस्टीन का माइंड लेके घूम रहे हैं और आप लोगों में माइंड नहीं है। तो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं सोचना है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बस अपने थोड़ा सा अपने जो हिस्ट्री है उसको उठाइए और देखिए कि आप लोगों ने कहां पर अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, जहां पर अपने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, जहां पर आपने प्रैक्टिस में कमी दी है, बस उस पर फोकस कीजिए और फिर से अपने हथियार उठाकर लग जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपका टाइम होना चाहिए, ओके, लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो 28 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये यहाँ पर पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं सब एग्जामों के लिए। यहाँ पर खासकर यूपीएससी की अगर बात करूँ तो गौरव सर के द्वारा बनाए गए हैं ये कोर्स, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा ये कोर्स प्रिपेयर किए गए हैं। इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। देखिए साइड वाले दो आर्टिकल हैं, ये ऊपर वाला आर्टिकल है हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड और ये नीचे वाला आर्टिकल है यूएसए की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो यूएसए की पॉलिटिक्स देखने से ज़्यादा बेटर है कि अपनी खुद की पॉलिटिक्स देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी का रवैया स्टार्टिंग से आप लोगों को पता है, इसी तरीके का रवैया चल रहा है। उनकी अपना जो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी नहीं बढ़ती है, कभी किसी को फायर कर देते हैं, कभी किसी को। अब कुछ ऐसे ही हालात इनके दूसरे ऑफिसर्स के साथ में बने हैं। जो अटॉर्नी जनरल है अब यहाँ पे, अब उनके साथ में इनके रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसको छोड़िए, अपना खुद का देख लेते हैं। यहाँ पर बिहार की पॉलिटिक्स चल रही है और ये बिहार की पॉलिटिक्स अगर देखा जाए आने वाले टाइम में ये जो 2019 के इलेक्शन होने वाले हैं उस पर इंपैक्ट डालने वाली है काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी को अगर अपोज करने वाला एक महागठबंधन था जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, पर लेकिन जब से प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात आई है और हमारे यहाँ पर 14th प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं रामनाथ कोविंद जी, तब से लेके नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट करने की बात की थी कि मैं रामनाथ कोविंद जी को सपोर्ट करूंगा। रामनाथ कोविंद जी रहने वाले तो यूपी के हैं, पर ये लेकिन उस टाइम पर बिहार के गवर्नर थे, तो इन्होंने बोला कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। तो आज की डेट में अगर ये महागठबंधन से जैसे निकल गए हैं अब ये, तो बीजेपी की सपोर्ट से गवर्नमेंट बना रहे हैं, अब बना रहे हैं क्या, बना लिए। तो बात सीधी सीधी ये आ जाती है अब देखने वाली कि जब 2019 में अगर इलेक्शन हो गए तो कौन अपोज करने वाला है। यहाँ पर महागठबंधन खुद टूटता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में जो सबसे बड़ा पार्टी मानी जाती थी जो मुलायम सिंह यादव जी की, वो पहली हार ही बैठी हुई है। इधर मुलायम सिंह यादव जी को, इधर लालू प्रसाद यादव जी को जेल में भेजने का पूरा मतलब एक तरीके से गांठ साठ कर दी गई है सीबीआई के द्वारा। तो कुछ इस तरीके के केस चल रहे हैं यहाँ पर। तो यही सारी बातें देखिए किस तरीके से आगे बातें निकल के आती है, सिचुएशन क्या बनती है। अभी जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरीके से नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी ने अपनी छवि बचाने के लिए, जो कि उनको माना जाता है कि वो करप्शन में कभी भी लीन नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया लालू प्रसाद यादव जी से और अपना बीजेपी के साथ में नाव में इवन देखे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो जो बाइक है वो साथ में मोदी जी चला रहे हैं और बराबर में जो गड्डी थी उस पर बैठ गए नीतीश कुमार जी की, हम भी साथ में चल रहे हैं आपके। तो कुछ इसी तरीके की पॉलिटिक्स फिर से नजर आ रही है। बीच में देखिए पहले स्टार्टिंग से ही बीजेपी के साथ में था इनका गठबंधन। तो जब 2013 में बात चल रही थी, उससे प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने से पहले की बात चल रही थी, तो उसी टाइम पर इन्होंने गठबंधन तोड़ा था, ठीक है। तो फिर से गठबंधन में शामिल हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना ही कोई परमानेंट एनिमी है।
ये हर टाइम ये इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जो कभी दुश्मन था आज दोस्त है, और जो कभी दोस्त था आज दुश्मन है। तो ऐसा चलता रहता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक चीजें देखी जाती हैं कि जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर अपना साइड कर लेते हैं सब लोग। ओके, तो इसलिए इनको देखकर अपना टेंशन नहीं लेनी है। अपने जो हमारे जो राइट बनते हैं, हमारे जो ड्यूटीज बनती है, हमको वो फॉलो करनी है। अपना देख समझ सोच समझ कर अपना माइंड को यूज कर ही वोट देना है हम लोगों को। ये वाला जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग ही की गई है बड़े इंटरेस्टिंग वे में। बोला गया है कि पाकिस्तान में ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर का है, ठीक है, वही पहले से ही प्रेशर में रहता है। वहां पर ज्यादा चलती वलती है नहीं उनकी, जो मैक्सिमम माना जाता है कि आर्मी के चीफ की ज्यादा चलती है, वैसे ही चारों तरफ से प्रेशर में रहता है। एक तो ऑफिस प्रेशर में है, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर खुद प्रेशर में आ गए हैं। प्रेशर में क्यों आ गए हैं? क्योंकि वहां पर देखा जा रहा है पनामा लीक की जो बात की गई है। पनामा एक एरिया है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा नाम भी। ये यहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो आइलैंड कंट्री होती है ना, तो वहां पर उनको माना जाता है टैक्स हेवन कंट्री। मतलब वहां पर टैक्स जो होता है बहुत कम होता है। तो जो दूसरी कंट्री के पॉलिटिशियन है, एक्टर हैं दूसरी कंट्री के, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो टैक्स को बचाने के लिए ऐसी कंट्री में जाके अपने पैसे रख देता है, तो वहां पर टैक्स कम लगता है। पर लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो बात लीक हो गई कि यहाँ पर किस किस कंट्री के पैसे रखे हुए हैं टैक्स से बचाने के लिए। तो उनमें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आ गया। हमारी कंट्री के भी कई सारे आदमी हैं, नामी गिरामी हस्तियां, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर इनका नाम आ गया है। तो इनका नाम आ गया तो इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई है, कमेटी सेट हो गई है। तो उसकी अब जो है, जो जुडिशियल जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है कि किस तरीके से इनको, मतलब किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाने हैं या किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। तो बात वही निकल जाती है, पहले से ही प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इतने मतलब प्रेशर में रहता है, अब खुद के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। तो दोनों चीज प्रेशर में पहुंच गई। अब देखिए ये प्रेशर कहाँ जाकर लीक होता है और किस तरीके से यहाँ पर चीजें सेटल डाउन होती है। वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम इर्द गिर्द फैली हुई है। पाकिस्तान को सब प्रेशराइज करते रहते हैं कि टेररिज्म के लिए हब बन चुका है, वो सारी बात रहती है। और ऊपर से इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो वही है, स्टेबिलिटी देखिए पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल पाई जाती है पाकिस्तान की, अगर स्टार्टिंग से ही देखा जाए। एक प्रेसिडेंट अगर एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही कम ऐसा दिखता है कि नॉर्मल वे में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वरना कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता है बीच में टर्म में ही। तो इसी तरीके की यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अब क्या निकल के आता है। अभी कल रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आज रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में देखते हैं, फिर से देखेंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो। ये नीचे वाला आर्टिकल है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसकी मीटिंग कल चल रही है हैदराबाद में। तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो बातें की जा रही है, देख किस तरीके से यहाँ पर टैरिफ वगैरह जो डिसाइड होने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जेनरिक मेडिसिन, जो कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री बहुत आगे रहती है उसमें, तो उसको किस तरीके से मतलब अपोज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। इस आर्टिकल में कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पे जो नीचे वाला आर्टिकल है ये मैन बुकर प्राइज से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैन बुकर प्राइज दिया जाता है, ये यूके के द्वारा दिया जाता है। एक तो ये याद रखना है आप लोगों को, यूके में पब्लिश होता है ये, और दूसरा ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पब्लिश होता है। ये लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये न्यूज में किस लिए है, क्योंकि अभी जो है 13 राइटर के 2017 में नाम को लिस्टेड किया गया है। अब फिर सितंबर 2017 में क्या किया जाएगा, इसमें से 6 राइटर को निकाला जाएगा और उन 6 में से फिर एक को ये प्राइज दिया जाएगा। काफ़ी फेमस प्राइज है ये, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। और अब की बार ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, हमारी साइड से ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अरुणधति रॉय जी हैं, काफ़ी फेमस राइटर है, आपने नाम भी कई बार सुना होगा। इन्होंने एक बुक लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये वाली बुक यहाँ पर सेलेक्टेड हो गई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनको पहले भी प्राइज मिल चुका है, ये आप लोगों को बताना है कि किस बुक के लिए मिला है और किस टाइम मिला था, ठीक है। दोनों ही आप लोगों को लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ये आंसर देना है कि कौन सी बुक के लिए मिला था। अरुणधति रॉय जी को पहले भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये मैन बुकर प्राइज जो है वो 1969 में स्टार्ट किया गया था, तो यूके में दिया जाता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। तो थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखिए न्यूज़ में रहती है, तो थोड़ा सा जो बुक्स वगैरह है ना वो हमेशा वही पूछी जाती है जो न्यूज़ में रहती है, या फिर कोई ऑथर न्यूज़ में है तो हमेशा बुक्स या ऑथर आप लोगों को वही देखने हैं जो न्यूज़ में रहती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नीचे वाला आर्टिकल ये भी काफ़ी अच्छा है, डीएनए प्रोफाइल से रिलेटेड है। जिस तरीके से देखिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसकी डीएनए प्रोफाइल किस तरीके से चेक करनी चाहिए, वो एक सबसे बड़ी बात क्या आती है, प्राइवेसी का हनन होता है यहाँ पर। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में 9 जो जज है उनकी बेंच बैठी हुई है कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया कि इस तरीके का बिल आना चाहिए, एक्ट आना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, कि आराम से अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है किसी भी तरीके से उस पर इस तरीके केस चलाया जा सके और डीएनए प्रोफाइलिंग को ढंग से यूज किया जा सके। तो देखिए अब ये बात आ गई कि अगर ये प्रोफाइलिंग का अब एक्ट बनेगा तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जो प्राइवेसी वाला इशू आ गया है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है, ऐसा आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे फ्राइडे आज तो ये वाला आर्टिकल आता है और लास्ट वाले फ्राइडे का आर्टिकल अभी आप लोगों का बचा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि उस आर्टिकल को भूल गया हूं मैं, उस आर्टिकल को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, जो लास्ट वाले फ्राइडे में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, मुझे बाहर जाना था अर्जेंटली, तो इसलिए वो आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, थोड़ा जल्दी में था, तो अब इसको कल डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। अभी आज वाला आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ये पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है कि प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है। नीति आयोग का एक प्लान निकल के आया है जिसमें बोला गया है कि जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज हैं उनमें क्या किया जाए, जो पब्लिक हेल्थ होती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो प्राइवेट को दे दिए जाएं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया जाए। ओके, तो उसी के ऊपर ये व्यूज आ रखे हैं, लेफ्ट व्यूज है, राइट व्यूज है और सेंटर व्यूज है। अगर यहाँ पर देखा जाए जो लेफ्ट व्यूज है उन्होंने तो थोड़ा क्रिटिसाइज किया है इसको, पर लेकिन जो राइट और सेंटर व्यूज है इनका कुछ कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं एक बार। जो लेफ्ट व्यूज है देखिए उनकी क्या, उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पर बोली है। तो लेफ्ट वाले बोल क्या रहे हैं, लेफ्ट वालों का बोलना यह है कि अगर हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के बारे में देखा जाए, वैसे ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन पे कम फोकस दिया जाता है और क्योर पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मतलब जो स्टार्टिंग में डिजीज होती है उससे पहले जो देखभाल होती है उसमें कम फोकस दिया जाता है, क्योर पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहती है। एक तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है। अब नीति आयोग ने प्लान इंप्लीमेंट करने की बात की है कि प्राइवेट को ये सर्विस प्रोवाइड कराई दी जाए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है हमारे यहाँ पर। अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या बात निकल के आती है, नॉर्मली ये बात निकल के आती है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में फोकस किया जाए और पब्लिक सेक्टर हेल्थ में फोकस किया जाए, और जो बहुत ही मतलब गरीब फैमिली है या फिर आप बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल बोल सकते हैं उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। पर लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप इसको प्राइवेट को दे रहे हैं तो इसके ऊपर ये बात क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट को देने के बाद में देखिए सीधी सीधी बात क्या आती है। एक तो जो इनको पहले पब्लिक की फैसिलिटी, जो इनको गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी, फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसके लिए इनको पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि देखिए प्राइवेट जो प्लेयर है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के ऊपर देखता है, उसको मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या है, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। जितनी फीस रख दिया उसको फीस देनी है, अगर नंबर लगाना है, नहीं फीस दी तो साइड में हो जाओ, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, एक एथिकल इशू निकल के आता है। ये देखेंगे ही नहीं कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना प्रॉब्लम में है, ये बस इनको मतलब ये रहेगा कि पहले जाके अपॉइंटमेंट लो, अगर अपॉइंटमेंट मिल जा रही है तो अपना इलाज करो, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है। तो आगे बात निकल के क्या आती है, देखिए एक सस्टेनेबल हेल्थ की बात चलती है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो हेल्थ प्रोवाइड कराई जा रही है उसको प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखा जाए। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इतने केसेस हैं, अगर किसी में भी देख लीजिए एरिया में, टीवी में देख लीजिए या फिर चाइल्ड से रिलेटेड जो हेल्थ न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम चलते हैं उनसे रिलेटेड देख लीजिए, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है हर एक एरिया में। प्रेगनेंसी से रिलेटेड देख लीजिए इशू जो वुमेन को रहता है। तो अगर इस तरीके से प्राइवेट को आप लोग ये पूरा प्रोवाइड करा दे रहे हैं, प्राइवेट के हाथ में ये पावर दे दे रहे हैं, तो जो सस्टेनेबल हेल्थ का इशू है वो और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है, ऑलरेडी आप लोगों ने बोला था कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत आप लोगों ने बोला था कि देखिए हमको 2.5% ऑफ द जीडीपी का खर्च करना है, पब्लिक खर्च करना है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को खर्चा करना है, और ये इतना ज़्यादा बढ़ाना है इसको जिस तरीके से हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटी अच्छी हो जाए। तो उसको तो बढ़ाने वाली बात आप लोगों ने जो बात की थी वो तो साइड में हो गई, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, उठा के प्राइवेट को पकड़ा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन जो राइट और सेंटर वाले व्यूज की अगर बात की जाए तो उनका व्यू थोड़ा अलग है। उनका व्यूज क्या है देखने में, उनका व्यूज ये आ रहा है कि अगर आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम लोग देख के चलते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड उतने अच्छे लेवल पे नहीं प्रोवाइड की जाती जितने अच्छे लेवल पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। देखिए अगर हम एम्स की बात लेकर चलें, एम्स में अगर देखा जाए आज की डेट में भी क्या होता है, आज की डेट में भी अगर आप लोग अपॉइंटमेंट ले, ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहां पर ऑफलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो वहां पर आप लोगों को 2-3 महीने आगे की अपॉइंटमेंट मिलती है। ये नॉर्मल है आज की डेट में। तो अगर आप लोगों ने नॉर्मल इस तरीके के हॉस्पिटल भी अगर प्राइवेट कर दिए गए हैं तो क्या बात निकल के आएगी, तो बात ये निकल के आएगी कि इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढंग से हो जाएगी। थोड़ी इनका मानना ये है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से हो जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ढंग से हो रही है तो ये सर्विस अच्छी से प्रोवाइड करा पाएंगे क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट होगा अच्छा सा, ठीक है ना। कई सारी ऐसी सर्विसेज रहती हैं जो कि आप लोग मैक्सिमम टाइम देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती नहीं है, वो रेफर कर देते हैं कि आप लोग वहां पे करा के आइए। तो अगर प्राइवेट को ये प्रोवाइड कराएंगे तो प्राइवेट के
प्राइवेट वाला जो भी बंदा होगा, जो भी किसी हॉस्पिटल को मतलब जिसके अंडर में रहेगा, वो क्या करेगा, अच्छी खासी मशीनरी रहेगी, अच्छी खासी फैसिलिटी रहेगी, तो जिन एरिया में फैसिलिटी नहीं है वहां पर भी ये फैसिलिटी पहुंच पाएगी। नॉर्मली क्या रहता है, देखिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती है या मशीनरी अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो सारा ड्यूटी लैक ऑफ द जो फंड की कमी से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। लेकिन प्राइवेट वाले अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इन फैसिलिटी को बढ़ाएंगे जिससे कि फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड हो सके और जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन है उन पर बर्डन हो सके। जबकि दूसरे वाले हैं वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि अगर ये प्राइवेट में आप लोग पहुंचा देंगे तो प्राइवेट में पहुंचाने के बाद में जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो बंद हो जाएगी। तो जो भी इंडिविजुअल है, जो गरीब है, वो क्या करेंगे, पहले जो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया करते तो इनको छोड़ के वो भी एम्स में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि आज 3 महीने की जो वहां पर वेटिंग मिल रही है वो आगे आने वाले टाइम में 1, 2 या 3 साल की भी वेटिंग हो सकती है। तो यहां तक भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो दोनों ही व्यूज अपनी अपनी जगह सही है अगर देखा जाए तो, पर अगर देखा जाए तो देखिए एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने एक इशू डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मैटरनिटी लीव के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, वहां पे 12 वीक से बढ़ा के उसको 26 वीक कर दी गई है और 26 वीक की भी जो सैलरी पे करनी है वो प्राइवेट कंपनी को कंप्लीटली पे करनी है। तो इसलिए हमने क्या देखा था, क्रिटिसिज्म में ये निकल के आया था कि प्राइवेट कंपनी वाले कल को क्या करेंगे, जॉब देना ही बंद कर देंगे जो भी महिलाएं फीमेल है उनको, क्योंकि उनको क्यों फालतू में इतना पे करें, वो तो अपना प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं ना। तो अगर दूसरी कंट्री में देखा जाए तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर शेयर करते हैं उस चीज को। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए अगर इस तरीके से ये कंप्लीटली प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या करना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी चाहिए। प्राइवेट में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह फैसिलिटी अच्छी रहती है, प्राइवेट में फैसिलिटी वहां पे अच्छी रहती है जहां पर देख रेख की जाती है ढंग से। अगर देखा जाए प्राइवेट की फैसिलिटी की, हमने कल अभी जिक्र किया था, डिस्कशन किया था हमने रेलवे की फैसिलिटी से रिलेटेड। अगर रेलवे की फैसिलिटी हम लोग देखते हैं तो प्राइवेट कंपनी की जब बात आती है वहां पर आप लोग देख लीजिए, कल परसों ही डिस्कस किया हमने आर्टिकल, उसमें बोला गया था कि देखिए प्राइवेट जो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जबकि दूसरी कंट्री है जो हमने जिक्र किया था वहां पे जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है और जो प्राइवेट से उनको छीन के बोला गया कि गवर्नमेंट ही सर्विस प्रोवाइड कराए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की सर्विस हमेशा खराब रहती है, बस ये है कि देखिए सर्विस प्रोवाइड कराने में थोड़ा डिले हो जाता है। तो यही सोचने वाली बात है, खासकर जो एरिया होगा इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वाला एरिया होगा जैसे रेलवे हो गया या फिर हेल्थ वाला इशू हो गया जिस तरीके से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो फोकस देना चाहिए वो कहीं ना कहीं घूम फिरकर गवर्नमेंट को ही फोकस रखना चाहिए उस पर, ठीक है। क्योंकि ये पब्लिक से रिलेटेड बात आती है और खासकर अगर हमको अपनी जो अपना ह्यूमन है उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, अगर उसको अच्छे से यूज करना है तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, हम लोगों को हेल्थ की सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करानी है और एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करानी है। अगर हेल्थ और एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं और जो हमारे आज की पॉपुलेशन है उसको हम अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर इनको जॉब नहीं मिलेगी, ये अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, तो आने वाले टाइम में 20-30 सालों में ये बर्डन बन जाएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो इनको हष्टपुष्ट रखना और जॉब प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कभी भी प्राइवेट वाला इस तरीके की प्रायोरिटी नहीं रखेगा, उनका फोकस बस प्रॉफिट बेस पे होता है। तो अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा तो वो वर्क करेंगे। एक बात और बोली जा रही है यहाँ पर, देखिए मैक्सिमम अगर मान लीजिए बोल रहे हैं कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए प्राइवेट को दे दे रहे हैं, तो प्राइवेट वाले कहाँ पे फोकस कराएंगे, प्राइवेट वाले ओनली वहां पर फोकस करेंगे जहां पर उनको प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जो कि अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, तो जो अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनमें फैसिलिटी अच्छी होंगी तो उन वाले हॉस्पिटल पर तो फोकस इनका ज्यादा रहेगा। और जो इंटीरियर वाले डिस्ट्रिक्ट है, नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो फिर रूरल एरिया के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ये इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके की बातें भी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये हमेशा अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करेंगे। ओके, और सबसे बड़ी बात आती है चेक एंड बैलेंस की। चेक एंड बैलेंस वैसे ही नहीं रख पाते हैं हम, अब स्कीम्स तो बना देते हैं, इंप्लीमेंटेशन करने में फिर वही प्रॉब्लम आती है घूम फिर के। तो अगर आप लोग चेक भी नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो फिर से बात वही आएगी निकल के कि आप लोग चेक तो कर नहीं पा रहे हैं, सारी चीजें इंप्लीमेंट, प्लान तो अच्छे अच्छे बन जाते हैं, पर जब इंप्लीमेंट की बात आती है तो उसमें बहुत सारे लूप होल पाए जाते हैं। तो वो बात भी बोल रहे हैं कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। आप लोगों का क्या व्यू है इसके बारे में, आप लोग क्या मानते हैं कि प्राइवेट को सर्विस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप लोगों का कोई व्यू पूछे तो आप लोग इस पर क्या व्यू देना चाहेंगे, तो अपना व्यू जनरेट कीजिए, इसके ऊपर क्रिएट कीजिए अपना व्यू और अपने पॉइंट्स लिखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं और किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर तीनों व्यूज ये दिए गए हैं, आप भी अपना व्यू बताइए यहाँ पर। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाया था, आज फिर इसको दिखाने जा रहा हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो यह है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और यह है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये दोनों अलग अलग बनाई गई थी, ये ओबामा जी के द्वारा, कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा ओबामा जी के टाइम में रखा गया था ये प्रपोजल सामने, पर डोनाल्ड ट्रंप इसको चलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो दूसरा इसमें केस क्या था, दूसरा था ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या था, ये देखिए ये वाली अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर दो जो मेन आज की डेट में मार्केट है, कौन कौन है वो देखा जाए तो कौन है,
चाइना और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट आज की डेट में माना जा रहा है इनको, डेवलपिंग कंट्री में इन्हीं को बाहर रख देता उठा के। तो इन्होंने क्या किया, अपना अलग ही एक फ्री ट्रेड की मार्केट बनाने की सोच ली कि हम अपने अलग से फ्री ट्रेड की मार्केट रखेंगे यहाँ पर। ओके, तो अगर दोनों में एक बात और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है ना। और जापान जो है वो खासकर माना जाता है कि यूएस के साथ में काफी मिलजुल कर रहता है और काफी एक डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफी फोकस किया जाता है। तो अब आर्टिकल यहीं से निकल के आता है, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या बातें चल रही हैं। थोड़ा सा अगर मैप में भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पे टीपीपी और ये हो गया यहाँ पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको आरसीईपी बोलते हैं। तो ये वाली कंट्री आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट। तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये सारी कंट्री पैसिफिक वाली ओशन वाली कंट्री है यहाँ पर, और ये वाली कंट्री अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये मिली जुली कंट्री है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिली जुली कंट्री होगी, तो इनके बारे में कंप्लीट यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है हैदराबाद में, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आ रहा है निकल के। तो क्या क्या बातें, क्या क्या जिक्र यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये आज का आर्टिकल नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम कई बार भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी इससे रिलेटेड। देखिए होता क्या है, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने कई बार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और कई बार एक डेटा एक्सक्लूसिवली भी करके एक बात निकल के आती है, ठीक है। तो दोनों बात क्या है एक्चुअल में, देखिए जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो क्या करती है, बहुत सारी ह्यूज मनी इन्वेस्ट करती हैं आपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये कुछ रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका पेटेंट होता है। पेटेंट मतलब किस तरीके से, मतलब कि इन्होंने रिसर्च के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, तो ये जो मेडिसिन बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनका पेटेंट रहेगा, मतलब उस कुछ लंबे समय तक, लगभग 20 ईयर रख लेते हैं इसको नॉर्मली। तो अलग अलग रहता है वैसे, ऐसा फिक्स नहीं है कुछ। तो नॉर्मल अगर 20 ईयर हम मान के चले, तो 20 ईयर तक अगर कोई प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया है, वो प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी। ये वाले सोल्ट यूज करके जो ये मेडिसिन अगर बनाई गई है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाएगी। तो ये इनका पेटेंट हो गया, इनको रॉयल्टी जाएगी, मतलब जो इन्होंने खर्चा किया है इनका खर्चा निकल सके। इनकी भी बात सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेटेंट होता है। ओके, दूसरी बात क्या हो गई, ये होता है डेटा एक्सक्लूसिवली। देखिए ये क्या करते हैं यहाँ पर, बहुत सारा अपना यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके बाद में एक डेटा तैयार होता है, उस डेटा को क्या करते हैं, उस डेटा को मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में जाके या कहीं पर भी जाकर इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उस वाली कंट्री में ये जाके डेटा दिखाते हैं कि हमने ये डेटा यूज करके अपनी मेडिसिन बनाई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने मेडिसिन बनाई है, और ये कंप्लीटली एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके, मतलब प्रॉपर रिसर्च करके, एक ट्रायल करके दूसरों के ऊपर, जब ये मेडिसिन मार्केट में हम लोग उतार रहे हैं, तो प्रॉपर वहां पे एक पूरा इसका डॉक्यूमेंट रहता है, जहां पर ये रहता है कि क्या क्या इन्होंने सोल्ट यूज कर रहे हैं, किस किस के ऊपर रिसर्च करी है, मतलब किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है अब आने वाले टाइम में, और इसके कोई भी मतलब सारे प्रोज एंड कॉन सब चीजें देखी जाती है। तो इस तरीके का डेटा रखा जाता है। तो ये तो होगी उनकी बात, जो पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके यहाँ पर ये अपना इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा दूसरी कंट्री ले लीजिए, जैसे डेवलपिंग कंट्री होगी, हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं इंडिया जैसी कंट्री का। हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा रिसर्च करके ये पूरा काम करके इतना यहाँ पर यूज करते हैं, जितना एक प्रॉपर एक डेटा तैयार करते हैं पूरा ह्यूज मनी इन्वेस्टमेंट करके, तो क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ पर कंपनी क्या करती है, तो इस डेटा को यूज करके, ठीक है ना, इस डेटा को यूज करके इससे कुछ मिलते जुलते सॉल्ट के तहत से एक जेनरिक मेडिसिन बना लेती है, ठीक है। ये जेनरिक मेडिसिन बना लेती है, और ये इनके कंपेयर में अगर ये मेडिसिन यहाँ पर 1 लाख की है, तो ये वाली ऐसी मिलेगी आप लोगों को 1000-1200 के हेरफेर में आ जाएगी। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर इनके ऊपर। तो जेनरिक मेडिसिन मैक्सिमम देखा जाए, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी देखा जाए, या फिर जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोग चले जाइए, तो वहां पर क्या करते हैं, इन्हीं जेनरिक मेडिसिन का यूज होता है। तो जो कंपनी ये सारी चीजें बना रही है, जो कंट्री ये सारी मेडिसिन बना रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, तो उनकी मार्केट ये वाले छीन के ले जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जितनी भी डेवलप कंट्री है वो क्या करती हैं, वो हमेशा ये बोलती हैं कि आप लोगों को जो ये पेटेंट है इसको बढ़ाते रहना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और जो डेटा एक्सक्लूसिवली बात आती है, डेटा को ये ओपन करने वाली बात आती है, इसको ज्यादा लंबे समय तक ओपन नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्री क्या चाहती है, उनको लंबे समय तक प्रॉफिट मिलता रहे, और इसी को देखकर हमेशा हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, जापान हो गई, यूएसए हो गई, ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी खर्चा करती हैं, वो हमेशा हमारे जैसी कंट्री को ब्लेम करती रहती है कि ये क्या करते हैं, जेनरिक मेडिसिन बना देते हैं, हमारी मार्केट सारी ले जाते हैं, और प्रॉफिट ये उठाते हैं, और खर्चा हम करते हैं। देखिए कुछ हद तक तो सही है, देखिए अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये कल को ये जेनरिक मेडिसिन भी नहीं बनेगी। पर ये भी गलत है कि इनकी मोनोपोली बनाए रखे लंबे समय तक, जितना इनको फायदा होना चाहिए उतना तो मिलता है ना इनको। ये क्या करते हैं, फिर जरा सा हल्का फुल्का सा सोल्ट में चेंज करके बोल देते हैं कि हमने नई मेडिसिन बना दी, और फिर से पेटेंट ले लेते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रैक्टिस करते हैं अपना पेटेंट बनाए रखने के लिए। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस गलत है, और ये भी अपनी जगह। तो दोनों में एक बैलेंस बना के चलने की बात बोली जा रही है, आर्टिकल में भी इसी तरीके से बोला जा रहा है। आखिर है क्या, अब आर्टिकल देख लेते हैं।
आर्टिकल में देखिए क्या बातें निकल के आती हैं, नॉर्मल बातें क्या चल रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ज़्यादा एक दूसरे पर ड्यूटी न लगाएं, इस तरीके से बात चल रही है, जो कि ट्रांस पैसिफिक में देखा जाए, ट्रांस पैसिफिक में भी यही बात बोली गई थी और आरसीईपी में भी यही बात बोली गई है। ट्रांस पैसिफिक में तो इंडिया और चाइना को बाहर उठा के रख दिया था, ये पार्टी नहीं थी, तो फिर आरसीईपी निकल के आया। तो अब क्या बात बोली जा रही है कि जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी उनको बाहर रख दिया गया था। पर लेकिन आज की डेट में इन कंट्री को अगर देखा जाए तो जब बात आती है निकल के जेनेरिक मेडिसिन की, तो इनको भी अपने कुछ स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री हमेशा इनको प्रिसाइज करती रहती है। तो राइटर बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए जो आईपी वाली प्रोटेक्शन वाली बात निकल के आती है, तो सबसे पहले वही देखना है कि आगे आने वाले टाइम में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं। तो ये अभी बातें नहीं बोली जा सकती। कंडीशन क्या है, देखिए टीपीपी में वही कंडीशन थी और आरसीपी में वही कंडीशन है। जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब अगर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट आता है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने भी देखा, नोवार्टिस कंपनी थी, एक मेडिसिन बना रही थी उस टाइम पे, नोवार्टिस वाली, तो वो केस हम लोगों ने देखा, तो केस क्या निकल के आ रहा था, वो केस यही निकल के आ रहा था कि उसका पूरा केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में चला, ठीक है। पर लेकिन ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट आ रहा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चलना चाहिए, तो तब जाकर बात बनेगी, वरना हम तो अपने वाली कंट्री के हिसाब से अपने डिसीजन देंगे ना, जो हमारा रूल और रेगुलेशन है हमने अपने हिसाब से बना रखे हैं वहाँ पे, और जो कोई फॉरेन कंट्री है तो उसके हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, उसको तो घाटा हो जाएगा यहाँ पर। तो कंपनी को या फिर कंट्री को पावर देने की बात की जा रही है कि वो भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस कंट्री में जाकर, उसके खिलाफ कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी चलाई जा सके, ठीक है ना। और कई बार इस तरीके की बात भी निकल के आती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंडिया की ले लीजिए, दूसरी ले लीजिए, सबसे बड़ी बात आती है कि डिस्प्यूट को किस तरीके से सोल्व करना है। तो इंडिया और चाइना आज की डेट में आने वाले टाइम में मार्केट तो रहेंगी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन, अगर ये ओपन हो जाती है, ट्रीटी कामयाब हो जाती है, तो इनको भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सेफ गार्ड तो अपनाने ही पड़ेंगे, किस तरीके से इसको टैकल करना है। अगर आईपी से रिलेटेड प्रोविजन को देखा जाए तो यहाँ पर बात नहीं होती है, डब्ल्यूटीओ में भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर एग्रीमेंट भी हो चुका है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, तो ये भी हो चुका है यहाँ पे, जिसको ट्राइब्स बोलते हैं हम लोग। तो एक एग्रीमेंट है, ये एक लीगल एग्रीमेंट है, जो ऑल मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ हैं उन्होंने मिलकर इस पे मतलब सहमति जाहिर की थी कि हाँ ठीक है हम इसको इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो अभी बात क्यों, ये आर्टिकल क्यों आ रहा है न्यूज़ में, खासकर ये आर्टिकल इसलिए आया है, देखिए जो ये इससे रिलेटेड जो आईपी से रिलेटेड इस तरीके की जो बातें की जा रही थी वो डॉक्यूमेंट लीक कर दिए गए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट लीक होने से ये बोल रहे हैं कि कई सारी कंडीशन खराब हो जाती है। तो जो लीक हुआ है चैप्टर, जो आईपी वाला चैप्टर लीक हुआ है, तो सीधा सीधा बात किस पे फोकस किया जा रहा है, जापान पे और साउथ कोरिया पे। क्यों, क्योंकि देखिए जापान आज की डेट में इस वाले फील्ड में काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, और साउथ कोरिया को भी आप लोग जानते हैं काफी अच्छे से इस सब पे फोकस करके चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो वो हमेशा क्या चाहेंगे, वो हमेशा ये चाहेंगे कि जो इनके यहाँ पर कंपनी जो वर्क कर रही है उनको फायदा हो। तो डेवलपिंग कंट्री में जो बेनिफिट होता है जेनरिक कंपटीशन का, तो उसका प्राइस देखिए लोअर हो जाता है बहुत ज्यादा। तो किस तरीके से उसको हैंडल करके चलना है, क्या क्राइटेरिया रखना है, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। और क्या डेटा एक्सक्लूसिविटी को प्रोविजन होने चाहिए, उस पर फोकस करने की बात चल रही है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अब क्या क्या बातें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, वही बातें जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी। डेटा एक्सक्लूसिविटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, पेटेंट के बारे में कि उसको एक्सटेंट किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से देखिए मतलब उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो लंबे समय तक उसको मोनोपोली बनाने की बात करते हैं ये। तो देखिए आज की डेट में जापान भी इस फील्ड में उतर आया, मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होती है उसमें जापान भी खूब अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो भी चाहता है कि जो उनकी एमएनसी वाली लॉबी है वहाँ पे उसको भी एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और ये हमेशा इनका फोकस क्या रहता है, हमेशा इनका फोकस यही रहता है कि ये जो डेटा है जिसके बेस पर ये मेडिसिन बनाते हैं जेनरिक, वो इनको अवेलेबल ना हो पाए। तो देखिए वैसे अगर देखा जाए टीबी के इतने सारे पेशेंट हैं हमारी कंट्री में, और अगर यही बात चलती रही तो वैसे ही ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन चुकी है आज की डेट में। अगर चीप दवाई नहीं मिलेगी, एक सस्ते लेवल पे दवाई नहीं मिलेगी और कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा इनका, जो इतने सारे मरीज हैं जिनको हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो फिर वो सोचने वाली बात आ जाएगी। तो देखिए 19th राउंड चल रहा है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर हैदराबाद में हम लोगों ने देखा। यूएस का नॉर्मल है कि वो इस तरीके के प्रेशर बनाते ही बनाता है, पर जापान के बारे में बोले कि जापान तो हमेशा कमिटमेंट करता है कि हेल्थ सेक्टर में उनको फायदा पहुंचाना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी उनको फोकस करके चलना है, दूसरी डेवलपिंग कंट्री को उनका साथ देना है, अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड करानी है। तो जापान आज की डेट में जो बात बोलता है जापान उससे मुकरता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी यूएसए की तर्ज पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके की बात देखने को मिल रही है। देखिए हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेकर 2015 तक थे। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए 2015 से 2030 तक। तो उसमें सारी बातें लिखी गई हैं वहां पर, किस तरीके से हेल्थ पे फोकस करना है, एनवायरमेंट पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, पॉवर्टी को किस तरीके से एलिमिनेट करना है। तो इस तरीके के वहां पर टोटल 17 गोल हैं, ठीक है। तो 17 गोल में एक हेल्थ भी बहुत अच्छा फोकस किया जाता है वहां पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आप लोगों को देखिए अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर चाहते हैं कि ये मेंटेन रहे। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, फिर तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए।
तो देखिए ये यही है कि किस तरीके से इसको हैंडल करके चलते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री का भी यहाँ पर तर्ज अपना सामने रखना चाहिए और जो डेवलप्ड कंट्री है उनको भी, तो दोनों को एक इक्विलिब्रियम में वर्क करना चाहिए अगर एक सोल्यूशन चाहते हैं अच्छे लेवल पर। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी 9th जो जज है उनकी बेंच बैठी हुई है कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जे में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एक तो वो बात चल रही है, फंडामेंटल राइट प्राइवेसी की बात आती है। तो प्राइवेसी, अगर डीएनए प्रोफाइलिंग की बात आई जाए तो प्राइवेसी की हद ही पार हो जाती है यहाँ पे। तो आपके डीएनए का ही पता करना है कि आप किस डीएनए के बने हुए हो, तो वो वाली बात आती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए ऑलरेडी ये चल रहा है, पर लेकिन जो 271 जो रिपोर्ट है उसकी लॉ कमीशन की, उसके हिसाब से बोला गया है कि डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज एंड द रेगुलेशन बिल 2017 को लेके आके आना चाहिए। पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बिल अब आगे आता है तो किसमें जुडिशियल भी अपना हाथ आजमाएगा और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी देखा जाएगा। तो दोनों ही बातें अब सामने निकल के आएगी, किस तरीके से इस बिल को आगे इंप्लीमेंट करने वाली बात होनी चाहिए और पार्लियामेंट के थ्रू किस तरीके से पास होना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट में ऑलरेडी, पार्लियामेंट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इशू चल रहा है रिलेटेड टू प्राइवेसी। तो ये बात निकल के आती है। देखिए होता क्या है नॉर्मली, जिस तरीके से डीएनए होता है, मान लीजिए किसी ने कोई उल्टा सीधा कोई कांड किया, किसी ने कुछ किया, मान लीजिए एक तरीके से मर्डर कर दिया किसी का, और वहां पर उसका बाल वगैरह पाया जाता है या फिर ब्लड का कोई सैंपल पाया जाता है, तो उसको एक तरीके से मैच किया जाता है, ठीक है ना, कि जो क्रिमिनल है उसके साथ में मैच किया जाता है इसको, तो वहां पर डीएनए का यूज किया जाता है। तो कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें यूज किया जा सकता है। कोई मिसिंग पर्सन है, मान लीजिए कोई किसी का बच्चा मिस हो गया, तो वहां पर पता लगाया जा सकता है कि ये रियल में किसका बच्चा है। इसी तरीके से कई सारी बातें आती है निकल के। तो बात कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, डिजास्टर जो मैनेजमेंट, डिजास्टर में कोई विक्टिम होता है तो वहां पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है क्राइम से रिलेटेड, या फिर कोई मिसिंग पर्सन है, कोई किसी तरीके से रिमेन्स पाए जाते हैं कोई कहीं पर भी, इसका यूज किया जा सकता है। जिस तरीके से आप लोगों ने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में बहुत सारे मिसिंग है, जब से लिट्टे वाली लड़ाई चली थी, तो वहाँ पे मिसिंग पर्सन को अगर फाइंड किया जाता है, उनसे कोई रिमेन्स मिलता है, तो उस पर पता चला जा सकता है कि कौन सी फैमिली का पर्सन है ये। और मेडिकल रिसर्च के पर्पज से भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये कई सारी बातें निकल के आती है, इसका यूज किया जा सकता है। तो प्राइवेसी की तो बात हो जाती है यहाँ पर। एक तरीके से इथनिसिटी की बात निकल के आती है, किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उसको रखा जाएगा। तो डीएनए प्रोफाइलिंग का जब भी केस आता है निकलकर, तो सबसे पहले वही बात आता है कि किस तरीके से अपना डेटा जो है वो अच्छे से रखना है और डेटा को सिक्योर रखना है, ठीक है। तो वो बात हमेशा निकल के आती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने की बात की गई है। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसमें रखी जाती है, उसमें बनाई जाती है। स्टैच्यूटरी बॉडी नॉर्मल अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के की जाती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो बिना किसी लॉ के, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है और ना ही यहाँ पर इसमें रखी हुई है, एग्जीक्यूटिव के हिसाब से बनाई जाती है, जो ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना कोई डिसीजन ले लेते हैं और कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो होती है अलग से, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं उसको उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनानी है पार्लियामेंट के थ्रू, और स्टैच्यूटरी लॉ एक बन के आएगा, तब फिर इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, लेबोरेटरी, वो सब चीजें देखी जाएगी डीएनए प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा बैंक बनाने की बात चल रही है नेशनल और रीजनल लेवल पे, वो भी देखा जाएगा। इसके अलावा देखिए बात की जा रही है कि जो भी इसमें एक्सपर्ट रहेंगे उनको गवर्नमेंट का साइंटिफिक एक्सपर्ट का दर्जा दिया जाएगा, और जब भी कोई डेटा शेयर किया जाएगा वो एक प्रॉपर वे में शेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी चोरी किया जा सकता है या किसी भी उसका गलत यूज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी और 2 लाख उस पर चार्ज लगाया जाएगा, अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज पाया जाता है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड। आप देखिए आने वाले टाइम में किस तरीके से इस इशू को हैंडल किया जाता है। अब तक यहाँ पर इसी के बारे में अभी 2 केस हो गए यहाँ पर। अब ये बिल किस तरीके से आता है और किस तरीके से प्राइवेसी का इशू आता है, दोनों में अब कोलिजन होगा। देख लेते हैं किस तरीके से दोनों आमने सामने आकर खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है या ये बिल या नहीं। ओके, पेज 1 और 10 पर न्यूज़ है। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का मेमोरियल बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अनवील किया है। तो यहाँ पर बातें क्या बोली जा रही हैं, यहाँ पर बोला गया है कि 75th इंडिपेंडेंस डे 2022 तक हम लोग सोच रहे हैं कि जो मतलब कंट्री में एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो इन्होंने सोचा था। देखिए इनका एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है। पूरा की बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, ये पूरा वाला कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया था। इसमें बोला जाता है प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, मतलब जो भी अर्बन एम्यूनिटीज है, मतलब जो भी फैसिलिटी अर्बन में एरिया में प्रोवाइड कराई जाती है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उनको रूरल एरिया में भी प्रोवाइड करो, जिससे कि जो अर्बन वाले पीपल हैं उनको रूरल में ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े, माइग्रेट ना होना पड़े। ओके, तो ये बात बोली गई थी। तो देखिए कई सारे उनके सपने थे जिस तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है 2022 तक। तो उन्होंने कई सारे सपने देखे थे, तो वो तो चले गए सपने बुनकर, लेकिन हमको उनको सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी कंट्री के लिए जिए हैं वो। तो हमको उनके सपनों को आगे फॉरवर्ड करके चलना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटी बड़ी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है, आजकल यूज भी किए जा रहे हैं कई जगह। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके,
अब ये सिंबल की बात चल रही है, डॉक्टरों को नया सिंबल देने की बात चल रही है, रेड आसपास में और नीचे व्हाइट में अंदर इसके DR लिखा होगा। तो पहले नॉर्मली देखिए जो कई सारे आयुर्वेदिक हो गए, ये ट्रेडिशनल जो यूनानी हो गए, इनको सिंबल की प्रॉब्लम रहती, तो अब ये भी यूज़ कर पाएंगे इस तरीके का सिंबल। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में ये एयरपोर्ट है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं हवाई जहाज भी आजकल पानी में चल रहे हैं, मतलब पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अहमदाबाद में। कई बार SSC जैसे और बैंकिंग जैसे एग्जामों में इस तरीके क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह कहाँ पे है। UPSC में इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो खैर नॉलेज पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। देखिए इस तरीके क्वेश्चन आते हैं UPSC में। अब ये वाले क्वेश्चन, तमिलनाडु में अभी क्या बात बोली जा रही है, तमिलनाडु में कार्बन डेटिंग के तहत एक एरिया था जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर एरिया है कजिहाड़ी। तो इस वाले एरिया को देखिए माना जा रहा है कि ये कार्बन डेटिंग के तहत ये माना गया है कि ये संगम लिटरेचर के टाइम का है, ठीक है ना। तो संगम लिटरेचर के बारे में अगर हिस्ट्री में थोड़ा हम लोग जाकर देखें तो कई बार ये बोला जाता है कि इसके बारे में कि ये रिलीजियस से रिलेटेड एक्टिविटी पाई जाती थी इसमें, या फिर इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि सेक्युलर है ये। तो संगम लिटरेचर एक तरीके से पोएट जो होते थे वो सब मिलके वहाँ पर कुछ कई सारी बातें डिस्कस किया करते थे। तो पोएटों की एक मीटिंग होती थी, संगम किया करते थे वो। तो इसलिए आप लोग कभी इसके बारे में सुने तो क्या बोलना है इसके बारे में हमेशा यही बोलना है कि ये एक सेक्युलर टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु वाले एरिया में खासकर पाया जाता है। तो संगम लिटरेचर का एक तरीके से ड्यूरेशन लिखिए, आप लोग हिस्ट्री में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी ड्यूरेशन बनाइए किस किस टाइम पर था ये, और कई एरिया भी बताइए आप लोग खासकर किस किस एरिया में था ये। कई बार नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, मदुराई, पांड्या, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इस तरीके से करके। तो उसके बारे में भी थोड़ा लिखिए। मतलब कहने का मतलब ये है संगम लिटरेचर के बारे में 5-7 लाइन आप लोगों को लिखनी है, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके पूरी लिटरेचर क्या है। अगर न्यूज़ में रहता है तो उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ओके। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पर। अगर देखा जाए जितना भी एक तरीके से यूनिट यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी की अगर किसी इंडस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, गुजरात में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में। 41% ओनली 3 जगह पे यूज हो जाती है। देखिए कितना बड़ा सोचने वाली बात है। 3 स्टेट, 29 स्टेट है हमारी कंट्री में, और उनमें से ओनली 3 स्टेट में 41% कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल फील्ड में। तो सोचने वाली बात है। आगे देखिए प्राइवेसी के बात आती है आधार से रिलेटेड एक्ट के। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि देखिए प्राइवेसी नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड से रिलेटेड ये मानते हैं कि देखिए आधार कार्ड इशू है एक सोशल वेलफेयर स्कीम का भी, पर लेकिन प्राइवेसी को भी मेंटेन रख के चलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको साइड में रख सकते हैं, वो सही है आप सोशल सिक्योरिटी की स्कीम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों को कनेक्ट करने के साथ साथ में अपना ये भी रखना है कि प्राइवेसी भी मेंटेन रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके बाद में देखिए ये है C-130J, ये आ गया है, हमने खरीदा है ये USA से, ठीक है। तो ये आ गया है अभी इंडिया में। तो देखिए डोकलाम सेक्टर में देखा जाए वैसे ही हमारे साथ में चाइना का डेडलॉक बना हुआ है, और ऐसे टाइम पे इस तरीके के जहाज आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम भी अपना एक तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर वे में बातें चल रही हैं। हालांकि ये पहले से ही डिसाइड था, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, पर थोड़ा आप लोग याद रखना है ये, इसको हरकुलिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो C-30, ये C-130 इस बारे में पूछा जा सकता है। तो ये किससे खरीदा हमने, USA से खरीदा है। खासकर जो NDA वगैरह CDS के पेपर होते हैं या फिर CAPF के UPSC के, तो उनमें इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं, मैचिंग में भी आ जाते हैं कई बार। तो याद रखना है आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक में ये। पेज 13 पर ये न्यूज़ है। देखिए यूके से, जब यूके उससे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, ब्रेग्जिट की बात चल रही है, तो वहाँ पर बात ये निकल के आती है ट्रेड बढ़ाने की बात चल रही है, इंडिया को फायदा होगा और इससे हमको फायदा होगा। तो दोनों से लग्जरी कार खासकर इंडिया खरीदेंगे उससे, और जो नॉर्मल कार की इंडस्ट्री है वो हमसे ये खरीदेंगे। तो ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। हम इनसे लग्जरी कार खरीदते हैं मैक्सिमम, और ये हमसे नॉर्मल कार जो हमारी होती है वो बिजनेस होता है, तो दोनों को फायदा होने वाला है। ये मैंने पूछा था इंडिपेंडेंसी जुडिशरी कहाँ से लिया गया है, तो ये USA से लिया गया है। और ये कोस्टल लाइन के बारे में मैंने पूछा था। कोस्टल लाइन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, सारी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कोस्टल लाइन, ये कोंकण हो गई यहाँ पर, ये मालाबार हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोस्टल लाइन के बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस वाला जो छोटा वाला एरिया होगा यहाँ पर, इसको उत्कल कोस्ट बोलते हैं। चिल्का लेक भी पाई जाती है उड़ीसा में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश कोस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया कोरमंडल कोस्ट। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर कौन सा कोस्ट पड़ता है हम लोगों का, ठीक है। ये आगे पूछा था राइट टू इक्वलिटी का पूछा था मैंने 14 से 18 आर्टिकल में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पूछा था मैंने 23 और 24 में आता है। और प्रोहिबिशन जो मैंने पूछा था चाइल्ड लेबर को फैक्ट्री में, वो कहाँ पे आता है, 24 में आता है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है गांधीयन प्रिंसिपल DPSP में कहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कई आर्टिकल है वहाँ पर DPSP में, उसके बारे में बताइए कौन कौन सा आर्टिकल है जो गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक किया है क्यों वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा आप लोग चीज़ों को शेयर भी कर दीजिए दूसरों से, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो जाइए। आसपास में सफाई रखिए, पानी और पेड़ों को सेव कीजिए और जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।